नमस्कार, खबरफास्ट की बेहद ही खास पेशकश। इस सवाल आपका देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। बिहार एक बार फिर से देश में विपक्षी एकाकी धुरी बना इतिहास रचने जा रहा है। आज कांग्रेस, वाम दलों और राष्ट्रवादी कांग्रेस समेत अधिकांश क्षेत्रीय दलों के शीर्ष नेता वैचारिक मतभेद भुलाकर एक बार फिर एक मंच पर जुटे। इस बार लक्ष्य 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार को शिकस्त देने के लिए एकजुट होना रहा। आज पाटलिपुत्र की धरती पर इसके लिए 17 दलों की महाजुटान हुई और इससे पहले भी बिहार केंद्रीय सत्ता के खिलाफ विपक्षी एकाकी धुरी रहा है। साल 1967 में केंद्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ छोटे दलों के एकजुट करने के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रयोग को बिहार ने सार्थक किया था और इसी का नतीजा था कि क्रांति दल जैसे सीमित जनाधार वाली पार्टी के महामाया प्रसाद के तत्कालीन मुख्यमंत्री के भी सहाय चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, 63 सीटें जीतने वाली संसोपा के नेता कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बनाए गए और 3 सीटें जीतकर आए क्रांति दल के महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री बने। तब लोहिया ने कहा था कि बड़े दलों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। साल 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने केंद्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जेपी आंदोलन में दलों की सीमाएं टूटी थीं। कई दलों का विलय कर 23 जनवरी 1977 को जनता पार्टी बनी और केंद्र से कांग्रेस सरकार की विदाई हुई। जनता पार्टी में जनसंघ का भी विलय हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन का शंखनाद किया था। संयोग से इस बार भी विपक्षी दलों के 3 प्रमुख मुद्दे इस बार भी यही है। विपक्षी एकता की इस बैठक को सफल बताया जा रहा है और अगर यह बैठक सफल होती है, सभी दल एक छतरी के नीचे आने को तैयार होते हैं, तो इसके सीधा असर 12 राज्यों की 328 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। इन 328 सीटों में अभी 128 विपक्षी पार्टियों और 165 बीजेपी के पास है। बाकी सीटें अन्य पार्टियों के पास हैं जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। विपक्षी एकता की इस बैठक में बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली के 12 क्षेत्र शामिल हो रहे हैं। इनके पास लोकसभा की 90 सीटें हैं। इसमें मुख्य रूप से बिहार की जेडीयू के पास 16 सीटें हैं। झारखंड के जेएमएम के पास जो है 1 सीट है। महाराष्ट्र की शिवसेना उद्धव गुट की बात करें तो उनके पास 18 और एनसीपी के पास 4 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की टीएमसी के पास 23 सीटें, तमिलनाडु की डीएमके के पास 23 सीटें, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 सीटें, पंजाब और दिल्ली में आप के पास 2 सीटें शामिल हैं। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 97 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर 2019 में क्षेत्रीय दल वर्सेस क्षेत्रीय दल का मुकाबला था। इनमें क्षेत्रीय दल ही नंबर 1 और नंबर 2 पर थे। बीजेपी और कांग्रेस लड़ी भी तो नंबर 3 और नंबर 4 पर रही। 43 सीटें ऐसी रही जहां पर बीजेपी कांग्रेस के सहयोगी पार्टियों के बीच मुकाबला हुआ और इन 97 सीटों में से मुख्य रूप से तमिलनाडु की 27 सीटें, महाराष्ट्र की 16 सीटें, बिहार की 16 सीटें और आंध्र प्रदेश की 25 सीटें शामिल हैं। बाकी की 13 अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु को मिला दे तो इन 43 सीटों पर गठबंधन पहले से ही है। बाकी के 54 सीटों पर काफी मुश्किल होने वाली है। लेकिन 2024 में कितनी मुश्किलात बीजेपी को होने वाली है या फिर राह आसान होने वाली है, जानने की कोशिश करेंगे इस खास कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बड़े सवालों पर जिसके इर्द गिर्द आज इस चर्चा को हम रखने वाले। तो आज के बड़े सवाल, महागठबंधन की तस्वीर 2024 की लिखेगी तकदीर। 17 दलों ने मिलाया हाथ, 2024 में मैदान होगा साफ। सभी दल पहुंचे पटना, 2024 हकीकत या सपना। विपक्षी दलों की सजी बारात, दुल्हा कौन होगा इस पर संशय बरकरार। 2024 में पीएम का चेहरा कौन होगा, अपने आप में एक बड़ा सवाल है ये। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की अगर बात करें तो उसके तहत कितना काम होगा, कैसे काम होगा, समझना जरूरी है। गठबंधन में सरकार चलाने का हुनर किसके पास है, यह जानना भी बेहद जरूरी है। एकजुटता पर भारी पड़ेगा पोस्टर वार। 2024 में किसकी बनेगी केंद्र में सरकार। तो महागठबंधन की तस्वीर 2024 की तकदीर क्या होगी, देखने वाली बात है। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इनके माध्यम से आप अपना सवाल रख सकते हैं। विपक्षी एकता की जो आज बैठक हुई है इसको आप कैसे देखते हैं, ये जानना जरूरी है और ये जानने के लिए आज हम इस प्रोग्राम में इस मुद्दे को लेकर आए हैं। तो टीवी स्क्रीन पर आपके जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आप इनके माध्यम से अपना सवाल रख सकते हैं। तो चलिए दोनों मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। खेमचंद शर्मा है प्रवक्ता बीजेपी के और मुन्ना खान है प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत स्वागत है खबरफास्ट में।
मुन्ना जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि सभी दलों का आज जो महाजुटान हुआ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, 2024 में बीजेपी पर कितना पड़ेगा भारी? इस बार ये बता रहा है, जो देश की दशा और दिशा है, ये साफ साफ बता रहा है कि बीजेपी पे बिल्कुल भारी पड़ने वाली, क्योंकि जो जिस तरीके से विपक्षी दल इकट्ठा हो और हर राज्य के मुख्यमंत्री आए, तो स्वाभाविक है उस राज्य में संदेश दिया होगा। दूसरी बात, पूरे देश के अंदर ये संदेश दिया कि किस तरीके से बीजेपी पूरे देश के अंदर झूठ परोसने का काम करे, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो। आपने देखा होगा किस तरीके से लक्ष्यदार भाषणों से लोगों को भावनाओं में लिया गया और उससे जुमलेबाजी के तहत उसे सौगात दी गई कि आपके विकास होंगे। कई तरह के वादे किए गए, चाहे रोजगार का मसला हो, व्यापार का मसला हो, महंगाई का मसला हो। इन्होंने कहा था सभी चीजों को मैं धरातल पे लाऊंगा, महंगाई कम होगी, रोजगार युवाओं को मिलेंगे, किसान की आय दोगुनी होगी, महिलाओं की सुरक्षा देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे साल के। तो सारी चीजें दिख रही है आज किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मित्रों 2022 तक हम देश में महंगाई समाप्त करेंगे, 2022 तक कोई भी गरीब नहीं बचेगा, 2022 तक सभी गरीब के सर पे छत होगा, कोई युवा बेरोजगार नहीं बचेगा। आज आप देखिए मुन्ना खान जी, कई राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर क्या स्थिति है जानना भी जरूरी है। और विपक्षी एकजुटता की अगर बात करते तो क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये जो वादे आप कर रहे हैं वाकई ही इस पर जो है खरे उतरेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये देश और देश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी अगर वादा करती है तो उस वादे पे खरी उतरती है, चाहे राजस्थान का वादा हो, मध्य प्रदेश का हो, चाहे कर्नाटक का हो या हिमाचल का हो। तो देशवासियों को कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वास जुड़ा हुआ है बहुत पुराना। हम 135 साल पुरानी पार्टी है, लगभग 70 साल हमने शासन किया है, हमें पता है, हमने सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाई है, तो अनुभव है, अनुभवहीन नहीं है। ये देश की जनता समझ रही है, इसलिए देश की जनता 2024 में कांग्रेस पार्टी को लाने का काम करेगी, क्योंकि 2014 में कुछ न कुछ कमियां रही थी जिसे देश की जनता ने बाहर। सर, ये कोशिश तो आप 18-19 में भी कर चुके हैं। खैर, मैं आऊंगा आपके पास। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए इस बीच, आर.के. कालिया जी। आर.के. जी, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। हाँ जी, आदाब। आदाब सर। मेरा अजीज भाई, बात ये है, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, जो हिंदुस्तान की सियासत है वो आप बेहतर जानते हैं जी। इनको सत्ता चाहिए, कोई भी दल हो। ये सेवा नहीं कर रहे, सेवा तो हम कर रहे हैं, ये तो मजे कर रहे हैं, गुलशरे उड़ा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं यहाँ पर किसी पर कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई बयान करना चाहता हूँ। जो हमारे भाजपा वाले भाई हैं, हम भी हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने सिर्फ राजनीति की है जात पात की, मजहब की, धर्म की। ये देश के लिए बहुत घातक होगी, आज नहीं कल नहीं परसों, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो मुलाजमत को जो हमारे मुलाजम लोग हैं, मुलाजमीन, उनको इग्नोर किया है। आपको पता होना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम भाजपा ने बंद की थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, अब तक हम भुगत रहे हैं, हमारे बच्चों की कोई पेंशन नहीं, तो ये बहुत महंगा पड़ेगा इनको, कर्मचारी इनके खिलाफ हैं। और दूसरी बात ये है, जो उन्होंने वादे के वादे तो खैर पूरे हुए नहीं, ना वो पूरे होंगे। अगर ये जो मेरे भाई हैं, जितने भी दल हैं, अगर दिल से अगर ये फाइट करते हैं तो भाजपा को थोड़ा मुश्किल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, प्रेम, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, दुनिया में कहावत है, अकेला चुनाव भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेले मोदी जी क्या कितनी चलाएंगे, क्योंकि सबको देख लीजिए, उनकी लीडरशिप में, उनकी प्रेरणा से, उनके पीछे करते हैं, और मोदी जी कहाँ से लेके आते हैं। सर, कहने का मतलब ये है सर, आंती हो गई है कि बीजेपी वाले सब तोड़े तो कांग्रेस वालों को ही है, अच्छे आदमियों को तोड़ के इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन उस पार्टी में भी अब ये वापस जाने के आ गए हैं, तो नोता तो आएगा ही ना। धीरे धीरे एक टाइम तो होती है, 14 साल के बाद में भगवान रामचंद्र जी भी वनवास से वापस आए थे सर, तो अब बीजेपी का दौरा खत्म होने जा रहा है सर। लेकिन ये लोग कहते हैं कि मोदी जी का चेहरा, अरे मोदी जी को नहीं हराओ यार, बीजेपी को हराओ, खत्म हो गया मोदी जी का खेला। और नहीं तो मोदी जी को पीएम बना देना आप लोग, खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। ठीक, लेकिन ये हराना कितना आसान रहेगा जानना भी जरूरी है। हमारे साथ खेमचंद शर्मा भी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। खेमचंद जी, आपसे सवाल है कि बिहार एक बार फिर से देश में विपक्षी एका की धुरी बना इतिहास रचने जा रहा है। कांग्रेस, वाम दलों, राष्ट्रवादी कांग्रेस समेत अधिकांश क्षेत्रीय दलों के शीर्ष नेता वैचारिक मतभेद भुलाकर एक बार फिर से एक मंच पर आज जुटे। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं नहीं समझता कि विपक्ष का वहां पे सम्मेलन हो रहा है, बल्कि वहां पे जो फील्ड और भ्रष्टाचारी जो नेता हैं उनका सम्मेलन हो रहा है। आप देखेंगे
जो पार्टियां इन पे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वो लोग आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बिहार में इकट्ठे हो रहे हैं। रही नीतीश जी की बात, आज नीतीश जी का कोई अस्तित्व नहीं है। नीतीश जी सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बन के रह गए। किसी समय उनको प्रशासन बाबू बोला जाता था, किसी समय उनकी तूती बोलती थी, किसी समय वो एक अच्छा काम करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज कठपुतली बन के बैठे हुए हैं और उनके चारों जंगल राज है, चारों ओर घोटाला है, चारों ओर आज लूटपाट हो रही है, फिर से आज फिरौती मांगी जाती है, फिर से अपहरण हो रहे हैं। तो ये सारे नेता, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को देखिए, ये इन्हीं नेताओं को महाभ्रष्टाचारी कहते थे, परिवारवादी वाली पार्टी कहते थे कभी भी इनके साथ नहीं जाऊंगा, खड़ा तक नहीं होऊंगा, इनसे हाथ तक नहीं मिलाऊंगा। आज इनकी गोदी में जाके बैठ रहे हैं। तो ये फेल्ड नेता अपने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उससे भारतीय जनता पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, 2024 में कहीं ना कहीं डेंट तो लगेगा ना, आप मानते हैं इस बात को? देखिए, डेंट लगता है जब नीति हो, अल्टरनेटिव दो, रोड मैप दो। इनका क्या रोड मैप है? मुन्ना खान तो कह रहे भाई हम रोजगार की बात जो बीजेपी करती थी हम वो देंगे, ओपीएस हम लेके आए हैं हिमाचल में। 65 साल में ये रोजगार नहीं दे पाए, अब क्या देंगे? बीजेपी ने वो करके दिखाया जो 65 साल में नहीं हुआ। 65 साल में ये विदेशी पेमेंट गेटवे का यूज करके काम चलाते थे। आज हमारे पास यूपीआई है जो विश्व में सबसे ज्यादा यूज होती है। आज हमारे पास रुपए कार्ड है। आज हमारे पास 4 गुना स्पीड से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है। आज हमारे पास सेनाओं के पास मजबूत हथियार हैं। आज हम युवाओं को ट्रेंड कर रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी में ट्रेंड कर रहे हैं ताकि उनको आने वाले भविष्य में उनको अच्छे अच्छे रोजगार और जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुसार रोजगार है वो मिल सके। आज हम माता बहनों को एम्पावर कर रहे हैं। आज हम लोगों ने 40 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खुलवाए, जिसकी वजह से सीधा सीधा पैसा जो भी सरकार देना चाहती है या दे रही है वो सीधा सीधा लाभार्थियों के खाते में पहुंचता है, ना कि 85% जो कट कांग्रेसी लेते थे वो कट होता है। आज किसानों को एम्पावर किया जा रहा है। आज हर सेक्टर में मजबूती नहीं, है। क्षेत्रीय दलों का एक बात सुनिए, क्षेत्रीय दलों का एकजुट होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए माथे पर लकीरें तो खींच रहा होगा ना। कर्नाटक में हमने देखा, हिमाचल में हमने देखा जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा था, और अब राजस्थान में भी चुनाव है। दावे वादे तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन जब क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं तो क्षेत्रीय दल तो असर डालेंगे ना। तमाम देखिए पार्टियों के नेता बैठे हुए, क्षेत्रीय दल बैठे हुए। मैं बता देता हूँ आपको, 2014 का इलेक्शन हुआ था, यही क्षेत्रीय दल इकट्ठे थे बिहार में। क्या हाल हुआ था इनका? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी थे जोरदार तरीके से वहां पे जीत के आए। और आज नीतीश जी जो 16-17 एमपी लेके घूम रहे हैं वो 16-17 एमपी मोदी जी के नाम पे जीत के आए, ना कि नीतीश जी के नाम पे। जब चुनाव होगा बिहार फिर से इनको दिखा देगा कि भाई मोदी जी का क्या कार्यक्षमता है, क्योंकि मोदी जी को देखते हुए लोगों को पता है देश को कौन आगे ले जा सकता है, हमारे भविष्य को कौन सुधार सकता है, कौन मजबूत लीडरशिप दे सकता है। चलिए, देश को कौन आगे ले जा सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे एक दर्शक के साथ। विजय हमारे साथ जुड़ गए। विजय, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी कि भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस की बुराई करके ही वोट लेना चाह रही है, जबकि ये बताए भारतीय जनता पार्टी कि उन्होंने आज तक पब्लिक के लिए क्या किया है। अब अगर ये सारे दल इकट्ठा होकर जनहित का कोई कार्य करें तो उसको भाजपा को क्या एतराज है? उन्होंने हर चीज महंगी, हर चीज अपने करप्शन के हिसाब से कर दी है। तो मेरा यही सवाल है। ठीक है, पार्टियां तो सवाल उठाती हैं बीजेपी पर खेमचंद जी, लेकिन अब जनता भी सवाल उठा रही है। वो कह रहे हैं कि भाई किया क्या है। लेकिन जनता में हमारे मित्र का क्या स्टैंड है पता नहीं, मेरे को वो राजनीतिक लग रहे हैं। क्या उनको वैक्सीन नहीं लगी? क्या फ्री राशन उनके आसपास नहीं बट रहा है? क्या किसानों को मदद उनके आसपास गांव में नहीं लगी? मतलब ये तो हक है ना उनका, वैक्सीन तो लगनी है उनको, सरकार कोई भी हो। क्या है मतलब वैक्सीन भी नहीं लगेगी। इससे पहले किस सरकार ने दिया था? क्या कोरोना था क्या इससे पहले? कोरोना था क्या इससे पहले? कोरोना थोड़ी आया था इससे पहले। इससे पहले बहुत सारी महामारियां थी। इससे पहले पोलियो था, इससे पहले टीबी की महामारी। पोलियो का इलाज नहीं होता था? पोलियो का इलाज नहीं होता था। और 35 से 40 साल लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 35 से 40 साल महामारियों की दवाई लाने में लगे। और अब वही दवाई विश्व में सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा संख्या में लगाने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारा वीक इंफ्रास्ट्रक्चर था, फिर भी हमने काम किया। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। मैं 1 मिनट आपका होल्ड करूंगा, मैं आता हूँ। ठीक, मैं आता हूं। मुन्ना खान जी आपसे मेरा सवाल है। बीजेपी का कहना है कि महाबैठक से ये तो साफ है कि भाई कांग्रेस मान चुकी है, अब बीजेपी को नहीं हरा सकती वो अकेले।
नहीं, सवाल ये इतनी है, देश सवाल की बीजेपी सबसे क्या पुरानी मांगे पार्टी, तो RSS देश की सबसे पुरानी पार्टी सर आज मैं बीजेपी को नहीं हरा सकती। जवाब दे दूं आपसे ही सवाल है मेरा सर, आप ही जवाब देंगे। जी। वो बीजेपी क्या मानती है या देश की जनता बीजेपी के लिए क्या सोच रही है, वो आरएसएस के मुखपत्र से साबित हो रहा है। उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि आप मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ सकते, आप हिंदुत्ववादी विचारधारा से चुनाव नहीं जीत सकते, आपको कहीं न कहीं विकास के कार्य जनता को बताने होंगे। अगर आपने विकास किया तो आपकी जीत होगी, अन्यथा आप तो फिर दोबारा 30-40 साल के लिए चले गए। सब सामने में उनके मुखपत्र में कहा, किसी दल ने नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी के कोई कार्यकर्ता, प्रवक्ता, मंत्री, एमएलए ने नहीं कहा। तो सवाल ये है कि वास्तव में आज जनता भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप देख लीजिए किस तरीके से इनके वादे थे, ये करे विकास किए। अरे भाई, आपका विकास क्या मिस्टर इंडिया है? सिर्फ आपको दिखता है, जनता को नहीं दिख रहा। जनता आज भी विकास के लिए त्राही कर रही है। तो मैं समझता हूँ खेमचंद शर्मा जी बराबर हमारे साथ डिबेट में बैठते हैं, तो इनको थोड़ा समझना चाहिए किस तरीके से युवा आज पीड़ित है, किसान पीड़ित है, महिलाएं पीड़ित है। बॉर्डर सुरक्षा की बात है तो आप देख लीजिए किस तरीके से चाइना लाले आग दिखा रहा है। ये जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, हमारे महामहिम नरेंद्र मोदी जी, वो कहते थे, मित्रों हम तो चाइना को लाल आग दिखाएंगे, एक के बदले 10 तक लाने का काम करेंगे। नहीं, सवाल ये है 2018-19 में भी कोशिश की गई थी ना विपक्षी पार्टियों की तरफ से। यूपी में जब चुनाव हो रहे थे सभी हाथ खड़े कर रहे थे, क्या हुआ था यूपी में? बिल्कुल, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। क्या दूसरा है इस बार नया क्या है? 2019 में लोगों को भ्रमित किया गया, भावनाओं पे चुनाव लड़े गए कि हमें 5 साल कम पड़ गए, हमें कृपया 5 साल दिए जाए। मैं विकास करने की मादा रखता हूँ, विकास करने की क्षमता रखता हूँ, मैं देश को विश्वगुरु बनाऊंगा। लेकिन आज इसी देश में एक बात बताइए, ये जो विपक्ष की बारात सजी है, इसका दूल्हा कौन है? नहीं, दिन दूल्हे की कई बार बारात आई है, चाहे मामला 1977 का हो, चाहे मामला 2004 का हो, चाहे मामला 2009 का हो, या चाहे मामला 1996 का हो या 1992 का हो। तो बगैर दूल्हे की बारात तो कई बार आई है। दूल्हा तो हम जीतने के बाद सजाएंगे और पूरे बीजेपी के कुंबे के साथ सजाएंगे। दूल्हा हमने चुन रखा है, किसे कहते आपको लगता है इतना आसान होगा? आपको लगता है इतना आसान होगा? बिल्कुल, नीतीश बिल्कुल, कुमार जिनके ठीक है, नीतीश कुमार फार्मूला ट्राई किया। नीतीश कुमार क्या इतनी आसानी से दे देंगे राहुल गांधी को? जी? नीतीश कुमार की अगर बात करें तो क्या इतनी आसानी से प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी की अगर बात करते तो क्या नीतीश कुमार वहां पर सहमति जताएंगे अपनी? मुख्यमंत्री को लेकर कितना विवाद हुआ है बिहार में, इस सबसे हम वाकिफ हैं सर। गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना होता, अगर पद की इतनी लोग लालसा होती तो 2004 तो मतलब राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे 2024 में, ये तो मान ले हम। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी जी को अगर पद की, प्रधानमंत्री पद की इतनी फिक्र, इतनी चिंता होती, इतने लोग लालच होते उनको, तो 2004 और 2009 में दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती थी प्रधानमंत्री बनने। मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनना? नहीं, उनकी मंशा सिर्फ देश सेवा करना है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देश सेवा तो आप सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है वो भी करता है, समाज सेवी जो होता है। समाज सेवी है हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी, समाज के लिए ही काम करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने भारत को तोड़ा है, उन्होंने 3500 किलोमीटर चल के उन्हीं भारत को जोड़ा है। आज बीजेपी को पेट में दर्द हो रहा है, किस तरीके से इन्होंने भाईचारे को कुचलने का काम किया, गंगा जमुनी तहजीब को कुचलने का काम किया, और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कुचलने का काम किया। ये देश और दुनिया देख रही है कि किस तरीके से तोड़ने का काम हो रहा है एक तरफ और जोड़ने का काम हो रहा है एक तरफ। तो 2024 में चलिए, कौन जुड़ रहा है और कौन टूट रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे एक दर्शक के साथ। रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से अपना सवाल रखिए। पार्टियों का दल जो गठबंधन कर रहा है ये बेवकूफों का दल है। अगर 15 बेवकूफ लोग इकट्ठे हो जाए तो समझदार थोड़ी कहलाते। इनके पास ना तो कोई मुद्दा है जिसके ऊपर ये आगे कार्रवाई करेंगे। ये सिर्फ सत्ता के लोभी लोग हैं और बेवकूफ लोग हैं। इनसे कोई देश संभालने वाला नहीं है बेवकूफ लोगों से। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बिल्कुल सही काम कर रही है। ठीक है मुन्ना खान जी, जो वर्तमान में सरकार है वो सही से काम कर रही है, रविंद्र का ये मानना है। खेमचंद जी, आपसे मेरा सवाल है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत तो क्या बात बनेगी, जिस तरीके की यहां पर बातचीत की जा रही है और अब शिमला में अगली बैठक होने जा रही है? देखिए, ये 12 जो दल हैं उनमें से कम 10 प्रधानमंत्री और सब अपने आप को बेटर मानते हैं।
आम आदमी पार्टी में केजरीवाल अपने आप को बेटर मानते हैं, कांग्रेस में राहुल गांधी जी को बेटर मानते हैं, सीपी में शरद पवार जी को बेटर मानते हैं, और वैसे ही आप टीएमसी में देखेंगे तो दीदी को बेटर मानते हैं। इतने सारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट सब अपने अपने विजन को, अपने अपने एम्बिशन को लेके चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति छोड़ के वो आरजेडी जैसे एक महाभ्रष्ट पार्टी के साथ गए, क्योंकि वो भी पीएम बनना चाहते हैं। तो कैसे कॉमन मिनी प्रोग्राम कैसे बनेगा, कैसे ये तय करेंगे, उनका विजन क्या है? अभी ये जनता के सामने आ रहे हैं, क्या कह के आ रहे हैं कि मोदी जी को हटाना है। अरे आप राज्यों में सरकार चला रहे हैं, बिहार में सरकार चला रहे हैं, आपने बिहार में क्या डिफरेंस क्रिएट किया? आप 10 लाख जॉब देना चाह रहे थे, 10 लाख सरकारी जॉब आप बिहार में देना चाह रहे थे, देने का आपका प्लान था, क्या हुआ? कितनी जॉब आपने दी? आप हिमाचल में आप पुरानी पेंशन की बात करते हो, हिमाचल में आप एम्प्लॉय को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हो। आप वो करते हो जो आप कर ही नहीं सकते, और केंद्र सरकार के पास पैसे मांगने आ जाते हो कि हमें पैसे दे दो। एक सवाल ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये भी कि एकजुटता की बात करते हैं, तो एकजुटता के लिए महत्वाकांक्षाओं का त्याग करने के लिए कौन तैयार होगा? नहीं, महत्वाकांक्षाओं से ज्यादा जब तक आप रोड मैप प्रस्तुत नहीं करोगे, लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि भी दे दो, आप अपने एक किसी नेता को मान लो या बिना दूल्हा की बारात भी सजा लो, लेकिन वो बारात जाएगी कहाँ? उसका लक्ष्य क्या है? जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो करके दिखा रही है। वो सरकार ने गरीबों को घर दिए हैं, 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिए, उनको लखपति बनाया है, और ज्यादातर वो घर महिलाओं के नाम किए गए हैं, और इसमें कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। आज 4 गुना स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। आज सारे बड़े जो शहर हैं हमारे हाईवे से कनेक्टेड है, तेजी से लोग जा सकते हैं। यहाँ 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे में जा रहे हैं, 3 घंटे में जा रहे हैं। आज सुपर स्पीड ट्रेन चल रही है। आज किसानों की मदद के लिए, उनकी फसल गंतव्य तक पहुंचे, उसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। आज जो माल ढुलाई है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर पे, मतलब ठीक है। मुन्ना खान सुन पा रहे हैं आप खेमचंद को? मुन्ना खान सुन पा रहे हैं? ठीक है, मुन्ना खान सुन पा रहे हैं आप खेमचंद को? तमाम जो है विकास की दावे और विकास हो रहा है, ये बात का वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन रविंद्र के सवाल पर भी गौर करना पड़ेगा, जो कि हमारे साथ दर्शक जुड़े थे। उनका सीधे तौर पर कहना है कि भाई यहाँ पर पोस्टर भी लगे थे बीजेपी की तरफ से कि तंज कसते हुए कहा गया, जिसमें लिखा कि विपक्षी नेताओं को ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कहा गया है, और रविंद्र भी इस और इशारा कर रहे थे। सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी ये ठग ऑफ हिंदुस्तान कह रहे हैं, उस गठबंधन में 6 ऐसे नेता थे जो इनके पुराने गठबंधन में रह चुके हैं, इनके साथ सरकार में रह चुके, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या नीतीश कुमार हो या उद्धव ठाकरे हो। तो ये क्या पहले भी भ्रष्टाचारी थे? अगर ये भ्रष्टाचारी थे फिर इनके सरकार में क्या कर रहे थे वो? सवाल ये भी उठता है। दूसरी बात, मैं पहले भी कहा, तो इसके जो विकास है वो मिस्टर इंडिया है, सिर्फ इनको दिख रहे हैं, देश की जनता को नहीं दिख रहा। तो कागजी तौर पे ये है। अभी इन्होंने क्या कहा, इनके जो मुख्यमंत्री, इनके जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने कहा कि साउथ में एम्स बन के तैयार है। वहाँ पे जेपी नड्डा गए, बाकायदा कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एम्स तैयार है। तो जब यहाँ से कांग्रेस के 1-2 प्रतिनिधि गए चेक करने के लिए, वहाँ वेरिफिकेशन क्या पता लगा, वहाँ खड्डा ही खड्डा है, कोई एम्स की नींव भी नहीं रखी गई। तो इस तरीके से देशवासियों के साथ झूठ बोला जा रहा है। इनके कई ऐसे झूठ है जो आज दिख रहा है जनता को कि नहीं, वाकई बड़का झूठा पार्टी है। चाहे वो 15 लाख अकाउंट में आने की बात हो, 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, 100 स्मार्ट सिटी की बात हो, युवा के रोजगार की बात हो, चाहे हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पे बैठने की बात हो। नहीं, खेमचंद जी अभी तो कह रहे हैं ना, ओपीएस को लेकर आप जो बात कर रहे थे हिमाचल में, आप वहां पर कर्मचारियों को पैसे तक नहीं दे पा रहे, उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रहे। सवाल एक और ये भी है, मुन्ना जी इसका जवाब दीजिए। जी। नहीं, इनके आरोप बेबुनियाद है। हिमाचल में कैसे सैलरी तक नहीं दे पाए? ओपीएस का मसला था, पहले कैबिनेट में उससे पास किया गया और दे रहे। तो इस तरीके के अनगढ़ बातों से जनता, अरे वहाँ पे रेगुलर सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ पे आपकी सरकार का ये हाल हो गया है, रेगुलर सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। और आपने जो महिलाओं को मंथली सपोर्ट देने की बात की थी, वो आज तक नहीं दे पाए। जनता जान चुकी है, क्योंकि इसके एक भी वादे पूरे नहीं हुए और झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है। ठीक, किसी भी राज्य में जाते हैं वही झूठ परोसने का काम करते हैं, उस राज्य की यथास्थिति को समझा नहीं, उस राज्य के विकास की बात। ठीक साहब, ये सरकार जो तोड़ मरोड़ के ईडी सीबीआई भेज करके जो सरकार चलाने का काम कर रही है, शाह और शहंशाह की जोड़ी, चलिए मुंह तोड़ जवाब देने का काम
देश की जनता करेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस और आप की अगर बात करें तो इनमें क्या आपसी तालमेल बन पा रहा है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो केजरीवाल वहां से चले गए थे और दिल्ली में अध्यादेश को लेकर भी केजरीवाल ने तमाम सवाल कांग्रेस पर खड़े कर रहे हैं। लेकिन अगर केसीआर की बात करें, मायावती की बात करें, तो वो भी कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं दूर दिखाई देती हैं। एक कुनबा ऐसा भी है, तो इसको कैसे साथ लेकर चलेंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। बहरहाल आज के लिए खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।